आए हो तो मोहरे गदागर भी लगा दो, इस चांद से माथे पे झूमर भी लगा दो। इस शेर का मतलब है कि एक बुजुर्ग हमारे घर आए तो हमने अपनी बेटी के लिए उस बुजुर्ग से कहा कि दुआ करो, इस मेरी बेटी के सर पे हाथ रखो। आए हो तो मोहरे गदागर भी लगा दो, इस चांद से माथे पे झूमर भी लगा दो। शेर देखें, अजदाद की खुशबू मुझे जाने नहीं देगी, इस पेड़ के नीचे मेरा बिस्तर भी लगा दो। मुमकिन है कि बाद की नस्लें मुझे ढूंढें, बुनियाद में एक नाम का पत्थर भी लगा दो। और शेर आखिर चेक करें, इस जंग में हारे हुए कहलाओगे तुम ही, चाहो तो नुमाइश में मेरा सर भी लगा दो। ये जो आखिरी शेर है ये एक पाक हस्ती की तरफ इशारा है जिसे इमाम हुसैन कहते हैं। दोबारा शेर सुन लीजिए आखिरी, कि इस जंग में हारे हुए कहलाओगे तुम ही, चाहो तो नुमाइश में मेरा सर भी लगा दो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही प्यारी गजल से, जो कि एक सूफियाना गजल थी, हम आगाज कर रहे हैं आज के लेक्चर का। माजरत के साथ आज हम लेक्चर 6 बजे अपलोड नहीं कर पाए, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। तो प्यारे बेटे, हमारे पास आज के लेक्चर जो है उसका टॉपिक मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, क्या? इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जो पानी है ना, उसकी प्रॉपर्टीज पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के असरात, यानी पानी के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है उसके पानी की प्रॉपर्टीज पर कौन से असरात होते हैं, ये आज हमने डिस्कस करना है। इसमें 4 से 5 पॉइंट हैं। आइए प्यारे बेटे इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड लो डेंसिटी ऑफ आइस। आइस का स्ट्रक्चर और उसकी लो डेंसिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप और मैं जानते हैं, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, वाटर का मॉलिक्यूल वो टेट्राहेड्रॉन वाली स्ट्रक्चर में रहता है, यानी टेट्राहेड्रॉन बनाकर रहता है। ये टेट्राहेड्रॉन क्या होती है, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, अब भी बना रहा हूं। यहां पर 2 हाइड्रोजन हैं और ये एक लोन पेयर है, ये दूसरा लोन पेयर है। तो ये देखिए, ये एक टेट्राहेड्रॉन है जिसके 2 कोने लोन पेयर से हैं और 2 कोने हाइड्रोजन के साथ हैं। तो ये वाटर होता है। अब आपको बताऊं, एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर रहता है। फिर आपने कल भी पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से पूरे स्ट्रक्चर्स ऑफ वाटर के अंदर इंटायरली फैली हुई होती है। अच्छा, अब हम अगली बात देखते हैं। अगली बात यह है कि कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड, दुनिया का कोई भी लिक्विड है, आप इसको कूल करें, यानी आप इसको क्या करें, ठंडा करें, तो ये सुकड़ता है। कोई भी लिक्विड हो ये सुकड़ता है, ठीक है, सुकड़ता चला जाता है, सुकड़ता चला जाता है। तो वॉल्यूम में कमी आती है, कमी आती है, कमी आती है। सेम इसी तरह से जब मैं वाटर की बात करता हूं, तो वाटर अगर हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस पर पड़ा हुआ है, आप इसको ठंडा करते हो, यानी इसको जो है ना जनाब कूल करते हो, तो पानी भी क्या करता है, पानी भी सुकड़ता है, पानी भी सुकड़ना शुरू कर देता है। पानी भी सुकड़ता है तो क्या होता है, जब सुकड़ता है तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो है, देखें, डेंसिटी इज इक्वल टू m ओवर v। जब ठंडा करने से पानी सुकड़ता है तो वॉल्यूम में कमी आती है और डेंसिटी में इजाफा होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी पहुंचेगा तो पानी की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है। ओके, चुकी है। अब क्या करना है, मजीद हम इसे ठंडा करते हैं, यानी 4 डिग्री से मजीद टेम्परेचर घटाते हैं। कितना घटाते हैं, हम 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं। तो पानी पानी नहीं रहेगा, वाटर वाटर क्या बन जाएगा, वाटर जो है वो आइस में चेंज हो जाएगा। अब पानी कुछ ऐसी एनामुलस प्रॉपर्टीज रखता है बाकियों से मुख्तलिफ। क्या मतलब, कि बाकी लिक्विड, तमाम लिक्विड ठंडा करने से सुकड़ते हैं, ठीक है, पानी भी सुकड़ता है मगर एक हद तक। 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी सुकड़ता है। 4 डिग्री से मजीद जब आप टेम्परेचर घटाते हैं तो पानी सुकड़ने की बजाय फैलना शुरू कर देता है। अब जो है ये सिर्फ पानी के साथ होगा, बाकी किसी के साथ नहीं होगा, बाकी कोई लिक्विड ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। पानी फैलना शुरू कर देगा। जब पानी फैलेगा तो वॉल्यूम में इजाफा होगा, जब वॉल्यूम में इजाफा होगा तो डेंसिटी में कमी आएगी। तो आइस जो होती है ना, आइस, इसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी वो लो होती है, डेंसिटी कम होती है इसकी। किसकी, आइस की। किससे कम होती है, पानी से कम होती है। यानी चाहे वाटर 25 डिग्री पर है, चाहे वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर है,
तो आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पर बनती है उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। अब हम इसको जरा यूं समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है। वो क्यों सर जी? देखो भाई, असल में वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जैसे ही आप इसको ठंडा करते हो, ये पहले वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू कर देते हैं। फिर 4 पर आकर वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। फिर 4 से जैसे ही आप टेम्परेचर डाउन करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल एक रेगुलर तरतीब में अरेंज करना शुरू कर देते हैं। और रेगुलर तरतीब के साथ वो जब अरेंज होते हैं, तो आइस जब बन जाती है तो वाटर के मॉलिक्यूल एक प्यारी रेगुलर अरेंजमेंट में हेक्सागोनल शेप में तरतीब पा लेते हैं, जिसकी वजह से वाटर्स के मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो खाली जगहें, स्पेसेस पैदा हो जाती हैं, जिनकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। यही वजह है कि आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए वाटर के ऊपर आइस जो है वो तैरती है, बर्फ। इसकी सादा मिसाल यूं है, हम जब घर में बर्फ का कटोरा रखते हैं, मतलब पानी कटोरे में भर के फ्रिज में रखते हैं, तो खवातीन क्या करती हैं, कटोरा थोड़ा सा कम भरती हैं। मगर जब वो बर्फ बन जाती है तो वो तो बर्फ कटोरे से भी बाहर निकली हुई होती है, या कटोरा मुंह तार भरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि पानी जब बर्फ में तब्दील होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, जिसकी वजह से डेंसिटी कम होती है। बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते। इसके लिए मैं एक सादा स्कूल लेवल की एग्जांपल देता हूं। जब आप लोग स्कूल में पढ़ते होते थे तो सुबह सवेरे असेंबली के लिए आप अपनी क्लासों में बैग रख के ग्राउंड में जमा हो जाते हैं, और जो स्टेज होता है उस पर ही आपके टीचर या आपके पीटी साहब और आपके जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो स्टेज पे होते हैं। जो भी बंदा स्टेज पे आता है ना, वो आपको देखता है ग्राउंड में। आप लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे गुच्चम गुच्चा ठहरे हुए होते हैं, ग्रुप बना के। ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चे हैं तो मुख्तलिफ ग्रुप्स बना के ठहरे हुए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है। फिर वो पीटी साहब विसल देते हैं कि भी अरेंज हो जाओ, लाइनें बना लो। तो जैसे ही सीटी बजती है, तमाम बच्चे अरेंज्ड हो जाते हैं रेगुलरली। और किस तरह अरेंज्ड होते हैं कि आपसे आगे वाला बच्चा आपके बाजुओं जितना फासले पर होता है, आपसे पीछे वाला बच्चा भी आपके बाजुओं जितना पीछे होता है, और लेफ्ट राइट वाले भी आप इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो भी दूर दूर होते हैं। अब बच्चे दूर दूर हो गए तो फासला बढ़ गया बच्चों के दरमियान। अब बच्चे रेगुलर अरेंज्ड हो गए हैं। इसी तरह समझें, अब बच्चों का वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, मतलब स्पेसेस दरमियान में पैदा हो गई हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ गया है। यही काम इधर हुआ है। सुबह सवेरे पानी जो है, पानी के मॉलिक्यूल निकले, ठीक है, ग्राउंड में आए और 4 डिग्री पर आपस में जमा हुए, करीब करीब हुए, सुकड़े, जिसकी वजह से डेंसिटी उनकी मैक्सिमम हुई, वॉल्यूम में कमी आई। फिर जैसे ही विसल बजी, सीटी बजी, तो मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या हो गए, दूर दूर हो गए, और उन्होंने अपने आप को रेगुलरली अरेंज किया, जैसे बच्चों ने अरेंज किया था, जिसकी वजह से उनके दरमियान स्पेसेस पैदा हो गई और वॉल्यूम में इजाफा हुआ और डेंसिटी कम हो गई। सवाल ये पैदा होती है कि वॉल्यूम में कितना इजाफा हुआ है। याद रखें, इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है 9%, और डेंसिटी जो है वो घटती है 9%। या आप यूं भी कह सकते हैं कि स्पेसेस 9% स्पेसेस पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी जो है वो 9% कम हो जाती है। यानी वाटर की जो क्या नाम है, आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर से 9% कम है। अच्छा, इसीलिए पानी के ऊपर बर्फ तैरती है। अब इसका फायदा क्या है? पानी के ऊपर बर्फ जो तैरती है, इसका हमें क्या फायदा है? इसका हमें यह फायदा है कि जनाबे अजीज, सर्दियों के मौसम में तालाब के ऊपर, ठंडे इलाकों में, या दरियाओं के ऊपर, या समंदर के ऊपर जो है वो बर्फ जम जाती है लेयर के ऊपर। अब ये जो लेयर पे बर्फ बन गई है, लेयर वाला वाटर जो है वो जम गया है, बर्फ में तब्दील हो गया है। इसका ये फायदा है कि जो बर्फ है वो इंसुलेटर है। वो 2 काम करती है। जो उस बर्फ आइस की लेयर के नीचे वाला बीनीथ वाटर है, पानी है, उसमें जो हीट है उसको वो बर्फ बाहर नहीं जाने देती, और बाहर वाली जो सर्दी है उसको वो अंदर नहीं आने देती। इसका ये फायदा होता है कि जो आबी मखलूक है समुद्र में या फिर तालाब में, वो नीचे वाली, उसके पानी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, और वो आबी मखलूक, मछलियां, कछुए और पौधे वगैरह सही सलामत रह जाते हैं। ठीक है, ये है इसका फायदा। और ये अच्छा, मुझे एक ना वो लतीफा याद आ गया। एक बंदा होता है जो है ना, वो जब बोलता है ना मुंह से, तो उसके मुंह से सीटी निकल जाती है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, ठीक हो, कैसे हो, क्या हाल है। तो वो दूसरा एक दोस्त उसे मिलता है, वो कहता है, ओए क्या मसला है वो तुझे, जब भी हंसते हो, जब भी बात करते हो, सीटी लगा देते हो। कहता है, पता नहीं, मुझे
बीमारी चिपड़ गई है, पता नहीं क्या होगा। वो कहता है कोई मसला नहीं, इस्लामाबाद में एक डॉक्टर हैं, वो तेरा इलाज कर देंगे। कहता है क्या? वो आपसे लेंगे 10,000 रुपए। कहता है कोई मसला नहीं, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ठीक, ओके। वो आ गया इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद में क्या हुआ? इस्लामाबाद में ना जनाब डॉक्टर के पास वो बाहर बैठा हुआ है, अपॉइंटमेंट लेकर, पैसे शैसे भरे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे बुलाते हैं ना, भाई नेक्स्ट बंदा भेजो, तो डॉक्टर साहब ने कहा नेक्स्ट। ये बंदा अंदर एंटर हो गया। अब डॉक्टर साहब पूछ रहा है उस मरीज से जिसको सीटी वाली बीमारी है, क्या हाल है, कैसे आए हैं, कौन सा मर्ज है, क्या चाहते हैं? वो तो पहले उसे देखता है डॉक्टर साहब को। ये तो आप खुद हिचकी का मरीज है, ये मेरी सीटी क्या ठीक करेगा, ये सवाल उसके जहन में आता है। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, मैंने रुपया 10,000 दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इसे अपना मसला बताता हूँ। वो कहता है डॉक्टर साहब पता नहीं, हाँ नहीं सॉरी डॉक्टर साहब पता नहीं, बोलता हूँ मुंह से सीटी निकल जाती है। तो वो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहते हैं मर्ज आपका बहुत पुराना लगता है, मैं इंशाल्लाह नुस्खा दे रहा हूँ, अल्लाह करम करेगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा वो नुस्खा लेके आ जाता है, खाता है, 3-4 दिन खाने के बाद वो जो है ना उसका दोस्त उसे मिलता है, हाँ बताओ क्या हाल है तुम्हारा? वो कहता है ओए शाला तू बर्बाद हो जाए, मैं पहले बोलता था सीटी, अब साथ में हिचकी, दोनों बीमारियां मुझे चिपट गई। तो ये था आज का लतीफा। ओके, तो विसल से मुझे याद है, पीटी की विसल से। ओके, ये समझ आ गई आपको। अगर आप ड्रा करना चाहें ना किसका स्ट्रक्चर, ये जो आइस है, तो आप कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं होती। अगर आप ड्रा करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक, इसी तरह यहाँ पर एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। ये है ऑक्सीजन और ये रेड कलर के छोटे-छोटे क्या हैं, इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं और आपने इसको ऐसे बनाना है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये देख लें, ये लें, ये लें, ये लें, ये लें, ये लें। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर भी एक बनता है, एक इधर बनता है, एक इधर बनता है, यानी इसके सामने ऐसे और ये इसके सामने ऐसे तिरछा। तो इसके साथ भी आपने ज़ाहिर है हाइड्रोजन लगाने हैं, 2 हाइड्रोजन इधर लगाने हैं, 2 हाइड्रोजन इधर लगाने हैं। अब होगा क्या? अब यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इधर 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 भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बल्कि यहाँ यहाँ अगर आप न बनाएँ तो इस तरह होगा ये आइस का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इसको आप आगे फैला सकते हैं इफ यू वांट, वैसे जरूरत नहीं है। आइए आगे चलते हैं। दूसरी बात है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। मेरी बात सुने, वाटर जो है ना, हाई हीट कैपेसिटी कहते किसे हैं? हीट कैपेसिटी कहते हैं हमारे पास ना एक सब्सटेंस है, कोई भी, फर्ज करें इस कप में एक कोई भी लिक्विड है, इस लिक्विड का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। हम इसके टेम्परेचर को 26 डिग्री सेल्सियस करना चाहते हैं, यानी हम इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं। तो इस सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी टेम्परेचर हम इसको देंगे, जितनी हीट हम इसको देंगे, टेम्परेचर नहीं, जितनी हीट हम इसे देंगे, वो कहलाएगी इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और एक मजे की बात, स्पेसिफिक का जो लफ्ज है ना, ये जो हमारा सैंपल है, ये है भी 1 ग्राम। कितना है? 1 ग्राम। दोबारा सुन लें, 1 ग्राम सैंपल है, कोई भी चीज है, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री है। उसके टेम्परेचर को 25 से 26 करने के लिए जितनी हीट आप उसे दोगे, उस हीट की मिकदार को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर की हीट कैपेसिटी क्या है? वाटर की जो हीट कैपेसिटी है, वाटर की हीट कैपेसिटी वो है 4.18 जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर 1 ग्राम पानी है, ठीक है, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितने जाउल एनर्जी दी जाती है, वो कितने जाउल एनर्जी दी जाती है? 4.18 जाउल। अब इसको सादा समझें, ये हीट कैपेसिटी वाटर की ज्यादा जो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पानी को अगर हम गर्म करें तो पानी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके फिर गर्म होगा। इसी तरह अगर आप पानी को ठंडा करना चाहते हैं, आइस बनाना चाहते हैं, तो पानी बहुत ज्यादा देर के बाद ठंडा होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक लोहे का चम्मच है, आप उसको ना चूल्हे पे ले जाते हैं, ऐसे रखते हैं, फिर ऐसे करते हैं, ऐसे लगाते हैं, वो तो गर्म होता है, इतनी जल्दी वो गर्म होता है। मगर जब आप पानी को चूल्हे पे चढ़ाते हैं तो काफी देर के बाद जाके वो गर्म होता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है उसकी हीट जज्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। पानी अपने अंदर बहुत ज्यादा हीट स्टोर करता है, ठीक है, फिर वो उसका टेम्परेचर रेज होता है, यानी कि बहुत ज्यादा हीट जज्ब करके फिर थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ता है।
इसीलिए पानी देर से गर्म होता है, देर से उबलता है। समझ आ रही है? इसके मुकाबले में दूध जल्दी गर्म हो जाता है, तो दूध की हीट कैपेसिटी पानी से कम है। समझ रहे हो? और वाटर की तकरीबन तकरीबन तमाम जो लिक्विड्स हैं नेचुरल, उनमें वाटर की हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। और ये वाटर की इतनी ज्यादा हीट कैपेसिटी होने की वजह पता क्या है? क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अब सुनो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत मजबूत बॉन्ड है और पानी में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो जब पानी बॉईल करने के लिए हम चूल्हे पे रखते हैं, तो पानी के अंदर मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड ने टूटना होता है। तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए पानी बहुत ज्यादा एनर्जी अपने अंदर जज्ब करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं anomalous heat of vaporization of water and boiling point of water. Anomalous heat of vaporization and boiling point of water. अब समझना मेरी बात को गौर से। हमारे पास ना ग्रुप नंबर 16 होता है पीरियोडिक टेबल का, 16, या जिसको हम ग्रुप नंबर 6A भी कहते हैं। उसके मेंबर होते हैं O, S, C, तेरा, पुनु, ये होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम और पोलोनियम। अब हम क्या करते हैं, इस 16वें ग्रुप वाले मेंबर्स के साथ हाइड्रोजन को मिला देते हैं। तो हाइड्रोजन इनके साथ दो दो मिलेंगे, क्योंकि इनके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो दो कोवेलेंट बॉन्ड, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, दो इधर और फिर दो इधर, ठीक है। ये क्या बन गए हैं? ये बन गए हैं हाइड्राइड्स। क्या बन गए हैं? हाइड्राइड्स, ठीक है। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। जब भी हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ग्रुप 16 के साथ, तो हाइड्राइड बनते हैं। पानी भी हाइड्राइड है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड भी हाइड्राइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी हाइड्राइड है, और हाइड्रोजन सिलीनियम भी, ये क्या है? हाइड्राइड है। ये सारे हाइड्राइड हैं। ओके हो गया। अच्छा, अब आपको क्या सिखाना है? अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का तो आपको पता है कि बॉइल करने के लिए जो हम टेम्परेचर देते हैं। हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे कहते हैं? हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड से वेपर्स में तब्दील करने के लिए दी जाने वाली जो हीट है, जो एनर्जी है, हीट ही है जाहिर है, उसे हीट ऑफ वेपराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब होता पता है क्या है? ये नीचे वाले हैं, ठीक है, इनकी जो हीट ऑफ वेपराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है या बॉइलिंग पॉइंट है, वो ऊपर से नीचे बढ़ता है। ऊपर से नीचे क्या होता है? बढ़ता है। कैसे बढ़ता है और क्यों बढ़ता है? देखिए, ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। हीट कहें या एंथैल्पी, एक ही बात है। तो यहाँ पे है पानी H2O की हीट ऑफ वेपराइजेशन ये है, ठीक है। उसके बाद आ जाए नीचे, यहाँ पे होती है H2S की हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होती है H2SE की हीट ऑफ वेपराइजेशन, और यहाँ पे होती है H2TE की वेपराइजेशन हीट ऑफ, और यहाँ पर होती है H2PO की हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखें, सबसे ज्यादा हीट ऑफ वेपराइजेशन किसकी है? वाटर की है, सबसे ज्यादा। देखो कैसे है, वाटर है ना H2O, लिक्विड हालत में है, इसको लिक्विड से गैस में तब्दील करना है, यानी गैस में, ठीक है। तो लिक्विड से गैस में तब्दील करने के लिए जो आप हीट दोगे उसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, और वाटर की होती है 41 किलो जाउल पर मोल। ये भी याद रखना है आपने। अच्छा, वाटर की बहुत ज्यादा है, वाई एक्सिस पे ना हीट ऑफ वेपराइजेशन है और एक्स एक्सिस पे है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एटॉमिक नंबर के लिहाज से। अब वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? सबसे ज्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पानी में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने की वजह से पानी की हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उसके बाद बात करते हैं हम इनकी। इनमें जो बॉन्डिंग होती है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। इन सब में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा होता है? LDF, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। वाटर में तो हो गई ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए बहुत ज्यादा इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन है। उसके बाद डायरेक्ट आए ना आप H2S पे, इसमें है लंदन डिस्पर्शन फोर्स, इसलिए इसकी जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो वाटर से बहुत कम है, ठीक। मगर आगे चलें, आगे फिर H2S से नीचे जब H2SC, H2T, H2PO में आ रहे हैं, तब क्या हो रहा है? हीट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है सर जी? इसलिए बढ़ रही है कि सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम, पोलोनियम, जैसे आप नीचे आते हैं साइज बढ़ता है, यानी सल्फर से सिलीनियम का साइज ज्यादा बड़ा है, सिलीनियम से टिलोरियम का साइज और बड़ा है, और पोलोनियम का साइज और बड़ा है। साइज बढ़ने से जब इन मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता चला जाएगा, तो इनकी पोलराइज एबिलिटी बढ़ती जाएगी। जब पोलराइज एबिलिटी बढ़ेगी
तो इनमें स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते जाएंगे, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, पानी को तो छोड़े ना, उसकी तो सबसे ज्यादा है क्योंकि उसमें बॉन्ड ही अलग है, एनामुलस है, बाकियों से मुख्तलिफ है। ओके, सेम इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट का भी ग्राफ है कि यहाँ पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट इधर होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर होता है H2S का बॉइलिंग पॉइंट, फिर यहाँ पर होता है H2SE का बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर H2TE का बॉइलिंग पॉइंट और यहाँ पर H2PO का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम इसलिए है क्योंकि इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्स है, और बाकियों का H2S के बाद बाकियों का आहिस्ता आहिस्ता बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि उनके साइज बढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल्स के, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ने की वजह से स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में इजाफा हो रहा है। ठीक हो गया, आ गई ना समझ? जी बिल्कुल आ गई सर जी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, सरफेस टेंशन क्या होती है और विस्कोसिटी किसे कहते हैं। ये हमारा कल का यानी अगला नेक्स्ट लेक्चर है बराबर, कि सरफेस टेंशन क्या है और विस्कोसिटी क्या है। बेसिकली सरफेस टेंशन पता क्या होता है, वाटर के जो या किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर होते हैं, उनको नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर से खींचते हैं, ऐसे अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सरफेस के ऊपर एक तनाव, एक अट्रैक्शन नीचे की जानिब पैदा हो जाती है, खिंचाव, जिसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो वाटर के अंदर जो सरफेस टेंशन है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि बहुत अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसलिए वाटर की जो सरफेस टेंशन है वो ज्यादा है। अच्छा, ये जो ड्रॉप बनता है पानी का, जब हम बारिश का कतरा गिरता है तो वो ड्रॉप की सूरत में गिरता है, फैल के नहीं गिरता, ड्रॉप बना के रखता है। क्यों? क्योंकि अंदर से उस ड्रॉप में अंदर से हर तरफ मॉलिक्यूल सरफेस वाले मॉलिक्यूल को खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया सिकुड़ता है और वो यूं ड्रॉप बना के रहता है। मैंने डिटेल से आगे पढ़ाना है आपको, फिलहाल आप इतना याद रखें कि पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसकी सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है। इसी तरह विस्कोसिटी कहते हैं रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड बहते हैं ना, हम ऐसे डालते हैं लिक्विड बह जाता है, तो उसे कहते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड के फ्लो में जो रुकावट है, जो रेजिस्टेंस है, उसको विस्कोसिटी कहते हैं। अब पता है विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। किसी भी लिक्विड के अंदर जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ज्यादा उसके बहाव में रुकावट आएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास है वाटर, हमारे पास है इथाइल अल्कोहल, हमारे पास है अल्केन जो कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब तीनों में सबसे ज्यादा जो फ्लो में रुकावट है वो किसके अंदर है? वो वाटर के अंदर है, क्योंकि वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसकी वजह से पानी का जो बहाव है वो उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा अल्कोहल का है। अल्कोहल एक हाथ में गिलास पानी का है, एक हाथ में गिलास शराब अल्कोहल का है, आप दोनों को फेंकें एक ही फोर्स से, पानी ज्यादा दूर नहीं बहेगा, अल्कोहल ज्यादा दूर बह जाएगा, क्योंकि पानी में विस्कोसिटी ज्यादा है, पानी में जो है फ्लो में रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए पानी ज्यादा नहीं बहेगा, शराब ज्यादा बहेगी। और अगर मैं अल्केन की बात करूं, अल्केन वाले लिक्विड हाइड्रोकार्बन, तो वो बहुत ज्यादा आगे को जाएंगे। समझ रहे हैं? अगर नहीं भी समझ रहे तो सब्र कर जाएं, कल वाले लेक्चर में मैंने डिटेल से सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी का पढ़ाना है, तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड क्विक चेक आपको पढ़ाता हूं। क्विक चेक 5.3। पहला सवाल है कि CH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है? आंसर है नो। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि देखे ना, ये स्ट्रक्चर है इसका CHF3। ओके, CHF3 सर जी, इसमें F भी है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और H भी है जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिसके ऊपर हाइड्रोजन मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम है। तो फिर भी ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हमने एक शर्त पढ़ी थी कि जो भी हाइड्रोजन एटम होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला, वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो ये तो जुड़ा हुआ है कार्बन से, इसलिए इनके दरमियान सिंपल डाइपोल डाइपोल फोर्स तो बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। दूसरा क्विक चेक क्या है? दूसरा क्विक चेक ये है कि इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनता है। तो फार्मूला है जी इथाइल अल्कोहल का, OH यहाँ पे आता है C2H5, ये होता है इथाइल अल्कोहल का फार्मूला। एक और HO, ये है C2H5, इथाइल अल्कोहल का ये फार्मूला है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, एक ये होता है, एक ये लोन पेयर होता है। उसके अलावा ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है। इस वाले पे भी एक लोन पेयर होता है, यहाँ एक लोन पेयर होता है, यहाँ इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये दो मॉलिक्यूल हैं इथाइल अल्कोहल के, तो एक मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीजन के मतलब लोन पेयर और दूसरे हाइड्रोजन के दरमियान इस जगह पे जो बॉन्ड बनेगा इसे कहते हैं
H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बस आपने बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास 3 मॉलिक्यूल हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। बताएं कि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी है और फिर इनको बॉइलिंग पॉइंट के एतबार से अरेंज करें। तो ये है जी प्रोपेन, इसका नाम है एन प्रोपेन। ये आप आगे चल के इसका नाम सीखेंगे भी क्यों रखा है इसका नाम एन प्रोपेन, ठीक है। इसकी क्योंकि ये नॉन पोलर है, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो एक नॉन पोलर और दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होती है? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जो कि बहुत कमजोर है। उसके बाद CH3CH2OH, इसे कहते हैं एथानोल या आप इसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। तो इथाइल अल्कोहल में OH है, OH आने की वजह से इसमें पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके सर जी। नेक्स्ट देखते हैं CH3CH2Cl, इसे कहते हैं इथाइल क्लोराइड। क्या नाम लिखता हूं? इथाइल क्लोराइड। ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसलिए इसके अंदर जो है पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से इसमें कौन सा, इसमें पाया जाता है पीडी फोर्सेस, यानी परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। तो अब आपको याद है कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत है, उससे उससे जो वीक है वो पोलर यानी पीडी है, और सबसे कमजोर जो है वो LDF है। तो इसी तरतीब से आप इनको अरेंज कर दें। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे ज्यादा वो होगा एथेनॉल का। तो CH3CH2OH इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। इससे कम ये इथाइल अल्कोहल का होगा पीडी की वजह से। तो CH3 इथाइल क्लोराइड, इथाइल अल्कोहल नहीं, CH2 और Cl, और सबसे कम होगा इस नॉन पोलर वाले प्रोपेन का CH3 CH2 फिर उसके बाद CH3। ओके हो गया, ये हमें आ गया। नेक्स्ट क्विक चेक देखें, वो कहता है आपके पास ना ये है जिसे ईथेन कहते हैं, ईथेन। मैं बार बार बता रहा हूं कि हम एक चैप्टर पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, वहां आपको नाम रखने का तरीका सिखाऊंगा, फिलहाल आप रट्टे से गुजारा करें। और यह है मैथानोल, मैथानोल, ठीक है। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट है, ईथेन का बॉइलिंग पॉइंट है -89 डिग्री सेल्सियस और मैथानोल का बॉइलिंग पॉइंट है 65 डिग्री सेल्सियस। दोनों का डिफरेंस निकालें बॉइलिंग पॉइंट का। तो 65 और -89 का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? -89 -65, तो नफी नफी जमा हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 154 डिग्री सेल्सियस इसका डिफरेंस है। नीचे आ जाएं, इसे बोलते हैं एन ब्यूटेन, ब्यूट कहते हैं 4 कार्बन को। एन ब्यूटेन है, ये नॉन पोलर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री है। इसी तरह है ये प्रोपानोल, प्रोपानोल, प्रोपानोल यानी ये अल्कोहल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 97 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है मेरे बेटे। तो इसका दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है 97, 0 डिग्री -97। वो कहता है कि 2 कार्बन वाला नॉन पोलर और एक OH वाला जो जिसमें मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का वो बहुत ज्यादा है। और जो बड़े हैं मतलब एन ब्यूटेन और फिर प्रोपानोल, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कम है। डिफरेंस कम क्यों हो जाता है मैं बताता हूं आपको, वजह सुनिएगा। इसका बहुत कम है, ठीक है, इसका ज्यादा है। इसका जो है वो बहुत कम नहीं है, हालांकि ये भी नॉन पोलर है, इसका -89 है। ये भी नॉन पोलर है मगर इसका 0 डिग्री है। वो पूछना ये चाहता है कि इसका जो -89 है, इसका क्यों नहीं है माइनस में, हालांकि ये भी तो नॉन पोलर है, वो भी नॉन पोलर है। रीजन सुन लीजिए, ये वाला जो है ये छोटा मॉलिक्यूल है नॉन पोलर, ये वाला बड़ा मॉलिक्यूल है नॉन पोलर। इस जैसे और एन ब्यूटेन के साथ जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स बनेगा, क्योंकि नॉन पोलर में लंदन डिस्पर्शन फोर्स होता है, वो बहुत पक्का होगा। यानी एक इथेन और दूसरे इथेन के दरमियान जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स बनेगा वो कमजोर होगा, मगर एक एन ब्यूटेन और दूसरे एन ब्यूटेन के दरमियान जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स बनेगा वो बहुत मजबूत होगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा है। बस यही वजह है। बाकी इस केस में 65 है, ठीक है, OH है इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसमें भी OH है तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसमें इतना ज्यादा गैप नहीं है। इसमें इतना ज्यादा गैप क्यों है, ठीक है। फिर उसके बाद वो ये भी कह रहा है कि भाई इन दोनों का गैप निकालो तो ज्यादा निकलता है, इन दोनों का गैप निकालो तो कम निकलता है। कम इसलिए निकलता है क्योंकि ये माइनस में नहीं है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, इसलिए दोनों का जो डिफरेंस है वो कम निकलता है। ना समझ आए कमेंट करना, फिर समझाऊंगा। आखिरी कुछ चेक ई है, वो कहता है एसिटिक एसिड जो होता है ना, एसिटिक एसिड जिसको हम सिरका बोलते हैं, एसिटिक एसिड के अंदर जो प्योर एसिटिक एसिड है वो डाइमर बना के रहता है। डाइमर का मतलब क्या है? एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। इसको जरा ड्रा करता हूं, देखना C, ठीक है, CH3, ठीक है, ये वाला C ये हो गया, ये CH3 ये हो गया। उसके बाद 2 ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन है OH, इसको यहां बनाए O और ये H। ये क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है किसका?
एसिटिक एसिड का। आप इस पे देखिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसको भी मैं ड्रा करता हूं। ये वाला कार्बन, ठीक है, कार्बन के साथ CH3, ओके, फिर इसके साथ O, इसके साथ H, और यहां क्या आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये वाला ऑक्सीजन इधर है, ये वाला ऑक्सीजन इधर है, ये उलट करके दिखाया गया है। ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है। तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये दो मॉलिक्यूल हैं, यहां इसके पार्शियल नेगेटिव होगा ऑक्सीजन के, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान इस जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इधर भी पार्शियल नेगेटिव, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान यहां भी क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं डाइमर। डाइमर माने दो यूनिट, डाई माने दो, मर माने यूनिट, डाइमर, ये एक एम आता है, डाइमर, ठीक है, दो यूनिट। यानी प्योर फॉर्म में जो एसिटिक एसिड होता है ना, जिसमें पानी बिल्कुल नहीं होता, उसमें एसिटिक एसिड इस शक्ल में रहता है, यानी दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर रहते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइमर बना के रहते हैं। मगर अगर एसिटिक एसिड को पानी में डाल दें तो ये डाइमर टूट जाएगा। एक एसिटिक एसिड पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, दूसरा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल भी पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। कैसे, मैं इसी नीले वाले को दिखाता हूं, देखिएगा, ये है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस जगह पे है CH3, इस जगह पे है O, इस जगह पे है H। ये बना दो पानी का मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस जगह पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एसिटिक एसिड है, ये पानी है, इसलिए एसिटिक एसिड पानी में डिसॉल्व हो जाता है। एक्वस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड डाइमर की फॉर्म में नहीं रहता, अकेला रहता है, और किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, पानी के साथ। ये हमारा आज का लेसन था। कोई